हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हिंदी क्लास में मैंने यहाँ पर समास टॉपिक लिया है। ये टॉपिक टेट सी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैंने समास से बनने वाले यहाँ पर सभी वो क्वेश्चन लिए हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो चलिए समास से आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। एग्जामिनर कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि समास के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो मेरे सभी भाई बहनों को अक्सर ये पता ही होगा कि समास के भेद और प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप भी कर रखे हैं। चलिए देखते हैं तो समास के कितने 6 प्रकार होते हैं। जो भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा यहाँ पर। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये 6 प्रकार होते हैं। अच्छा, इनकी पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? अगर कोई भी एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया ये कौन सा समास है, तो जो अव्ययी भाव समास होता है तो इसकी पहचान होती है कि इसमें उपसर्ग, जहाँ उपसर्ग लगा होता है वहाँ अधिक से अधिक अव्ययी भाव ही होता है। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में विशेषता की बात की जाती है, किसी भी चीज़ वस्तु की विशेषता बताई जाती है, तो कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप होता है, जैसे का, की, के, में, पर, ये सारी चीज़ इसमें तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब किसी तीसरे पर्सन की बात की जाती है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास में संख्यावाची, जो मतलब यहाँ पर जहाँ हम गणना कर सकें, गिन सकें, तो वहाँ द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की पहचान होती है, एक तो योजक चिन्ह लगा होता है और ये दूसरा अपोजिट होता है, मतलब विलोम होता है, एक दूसरे के विलोम होता है। ये इनकी पहचान होती है। चलिए आगे देखते हैं कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं जो आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यथोचित में कौन सा समास है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास हो सकता है। यथोचित की बात की तो यथोचित में अब उपसर्ग लगा हुआ है और मैंने बताया जहाँ उपसर्ग लगा हो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आप ऐसे ट्रिक के अनुसार पहचान सकते हैं कि कौन सा समास हो सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नरभक्षी में कौन सा समास है। तो नरभक्षी, जब हम इसे तोड़ के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा नर का भक्षण करने वाला नरभक्षी होता है। तो नरभक्षी का, इसमें क्या हो रहा है? नर का, जैसे कि हम तोड़ेंगे तो इसमें नर का भक्षण करने वाला कौन हो जाता है? नरभक्षी। तो इसमें का विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास में जाएगा। तो नरभक्षी का समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो यहाँ पर प्रतिदिन की बात की गई कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, और मैं बता ही चुकी हूँ कि जहाँ पर उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग की बात करी जाए वहाँ पर अव्ययी भाव होता है। जैसे कि हम इसे तोड़ के भी देख सकते हैं, पिर्त धन दिन, तो इसका उपसर्ग क्या हो गया? प्रति हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या पूछा गया? 4 नंबर में पूछा गया सप्तऋषि में समास है। तो सप्तऋषि की बात की गई है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो सकता है? द्विगु समास हो सकता है, अव्ययी भाव हो सकता है, कर्मधारय हो सकता है, द्वंद्व हो सकता है। तो सप्तऋषि की बात की गई और सप्तऋषि में क्या है? संख्यावाची, हम इसे गिन सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? 7 ऋषियों की, 7 ऋषियों के समूह की बात की गई है। 7 ऋषियों के समूह की बात की गई है। तो ये सप्तऋषि हो गया और हम गिन सकते हैं 7 लोग। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, गंगा यमुना में समास है। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है गंगा यमुना में समास है, और अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर ओजक चिन्ह लगा हो और एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब विलोम हो, तो वहाँ कौन सा समास होता है गंगा यमुना में? तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में ही ओजक चिन्ह होता है और वो एक दूसरे के विलोम होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। अब यहाँ पर बात की गई है त्रिनेत्र की, तो त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र वाले, तो किसकी बात की गई है, भगवान शंकर की बात की गई है, शिव जी की बात की गई है यहाँ पर। और त्रिनेत्र में जो समास है वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में पूछा गया अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अब यहाँ पर बात की गई अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब क्या होता है, 8। अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्याय की बात की गई है। 8 अध्याय, जैसे कि हम पाठ पढ़ते तो 8 अध्याय की बात की गई यहाँ पर। और जब 8 हम गिन सकते हैं, ये संख्यावाची है, तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फलाहार में कौन सा समास होता है। तो यहाँ पर फलाहार की बात की गई है कि फलाहार में कौन सा समास होता है। तो हम देख सकते हैं क्या तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, बेभाव समास होता है। तो कौन सा समास होगा, तो हम यहाँ तोड़ के देख लेते हैं। फल का आहार, फल का आहार, तो हमें पता चल गया क्योंकि यहाँ विभक्ति जो है वो का की बात की गई है और तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है। और हम विभक्ति से ही पता लगा सकते हैं एक कौन सा तत्पुरुष समास है और कौन सा समास है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास की बात की गई, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 में, सज्जन में कौन सा समास है। तो यहाँ पर सज्जन की बात की गई कि सज्जन में कौन सा समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ मैं बता ही चुकी हूँ, क्योंकि जहाँ पर किसी विशेषता बताई जाए, किसी की भी विशेषता बताई जाए, चाहे वो वस्तु है, इंसान हो, कुछ भी हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। और सज्जन की यहाँ पे बात की गई है, वो इसकी विशेषता बताई गई है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में, त्रिभुवन में समास को पहचानिए। तो त्रिभुवन में कौन सा समास हो सकता है। और ये सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो टेट सी टेट में पूछे गए हैं और अधिक से अधिक बार आए हुए हैं। तो त्रिभुवन से अब तो पता चल ही गया होगा कि ट्रिक से हिसाब से जिसको हम गिन सकते हैं, जहाँ संख्यावाची पद आ जाता है वहाँ पर कौन सा द्विगु समास हो जाता है। तो त्रिभुवन में कौन सा द्विगु समास हो जाएगा, राइट आंसर बी, क्योंकि त्रिभुवन की बात की है, मतलब 3 भुवन की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, महावीर में कौन सा समास है। तो अब यहाँ पर पूछ लिया गया महावीर, तो महावीर कौन सा समास हो सकता है, कर्मधारय हो सकता है, तत्पुरुष हो सकता है, अव्ययी भाव हो सकता है या सभी हो सकते हैं। तो सभी तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं। तो महावीर का जब हम तोड़ेंगे तो वीरों के वीर, वीरों के वीर कौन हुए, महावीर। तो इसकी क्या विशेषता हुई, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है ना कि वीरों के वीर महावीर होगा, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है। और ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में, आज जन्म में सही समास की पहचान कीजिए। तो आज जन्म की बात कही गई है यहाँ पर, तो कौन सा समास हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है क्योंकि हमें पता है कि जहाँ उपसर्ग की बात की जा रही हो, जहाँ पर उपसर्ग की बात आती है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर भी आज उपसर्ग की मतलब पहला पद जो है उपसर्ग आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिशूल में सही समास की पहचान कीजिए। अब त्रिशूल की बात की गई कि त्रिशूल में कौन सा समास है, और इतने क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, ट्रिक भी बता चुकी हूँ और जो उनकी पहचान थी वो भी बता चुकी हूँ। तो अब तो आपको बहुत इजी हो गया होगा क्योंकि त्रिशूल में भी 3 शूल की बात की जा रही है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बी वाला द्विगु समास, क्योंकि हम यहाँ पर गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ त्रिशूल की बात करी जा रही है, 3 शूल की बात की जा रही है, राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, शोकाकुल में कौन सा समास है। शोकाकुल की बात की गई है, शोकाकुल से तो हम जानते होंगे कि जो परिवार दुख का होता है, जहाँ शोक होता है उसे शोकाकुल कहते हैं। तो शोकाकुल का जो समास पूछा गया कौन सा है, तो शोक
इसको तोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, शोक का कुल, मतलब शोक का परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो रहा है, और विभक्ति का जहाँ पर लोप होता है वह तत्पुरुष समास में आता है। जैसे का, की, में, पर, ने, ये सारी मतलब विभक्तियाँ होती हैं, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आ जाएगा। राइट आंसर ये वाला सही होगा। 15 नंबर देखते हैं, चौमासा में कौन सा समास है। तो अब यहाँ पर चौमासा का पूछा गया है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, लगभग ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। शायद ही कोई एक ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, वरना सब में ही पूछा जाता है। तो चौमासा में समास पूछा गया है, तो इसमें क्या समास हो सकता है भाई, बताइए भाई बहन, कोई कौन सा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की गई है, 4 मास की, 4 मास की बात की गई है, मतलब 4 महीने की बात की गई है, तो चौमासा हो गया। और चौमासा का मतलब हम 4 जब महीने गिन रहे हैं, संख्यावाची पद आ गया, तो वहाँ द्विगु समास होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्य जल में सही समास की पहचान कीजिए। तो अन्य जल में पूछा गया है, किसमें, अन्य जल में। तो अन्य जल का कौन सा हो सकता है, द्वंद्व समास हो सकता है, द्विगु समास हो सकता है, तत्पुरुष समास हो सकता है, बेभाव हो सकता है। अन्य जल, तो हम जब इसे तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अन्न और जल, अन्न और जल करके लिखेंगे, क्योंकि हमारा इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की पहचान होती है, ओजक चिन्ह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये विलोम होते हैं, और इसमें और क्या इसका लोप होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास है। अब नीलकंठ की बात की गई है कि इसमें कौन सा समास है। तो नीलकंठ से हम समझ ही गए होंगे कि नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका होता है, सबको पता है, शिव जी का होता है, भगवान शिव का होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तीसरे पद की प्रधानता हो, जहाँ तीसरे पद की बात की गई हो, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर गलत युग्म की बात की गई कि गलत कौन सा है। तो लंबोदर में क्या बहुब्रीहि समास है, तिरंगा में द्विगु समास है, गौशाला में द्वंद्व समास है, नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। अब बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौशाला, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गौशाला तत्पुरुष समास है, ना कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण पहचानिए। अब द्विगु समास की फिर बात आ गई है। द्विगु समास की तो बहुत ही आसान ट्रिक से हम पहचान सकते हैं, जहाँ पर संख्यावाची पद हो, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वहाँ द्विगु समास होता है। तो पंचवटी में क्या द्विगु समास है, चौराहा में है, चौपाई में है। तो भाई बहनों तीनों में ही द्विगु समास है, क्योंकि पंचवटी तो जहाँ पर 5 बट वृक्ष की बात की गई है, यहाँ पर जो बट वृक्ष हैं उनकी बात की गई। चौराहा में मतलब जहाँ 4 राहें हैं, हम गिन सकते हैं कि यहाँ 4 राहें हैं, वहाँ चौराहे की बात की। 4 पाई, 4 में 4 पाई में 4 पैर होते हैं, हम वो भी गिन सकते हैं। तो यहाँ संख्यावाची पद की प्रधानता है, इसीलिए ये सभी सही हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रातों रात में कौन सा समास है। अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि रातों रात, बातों बात, तो ये वाले इस तरीके के जब वाक्य आए तो हमें समझ जाना चाहिए तुरंत कि कौन सा होगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि बात ही बात में इसका हम तोड़ेंगे तो बात ही बात में इसका अर्थ निकलेगा। ये रातों रात, बातों बात, ये सारे शब्द आते हैं, ये अव्ययी भाव में आते हैं, और अव्ययी भाव में उपसर्ग वाले भी वर्ड शामिल होते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और बताइए हमारी क्लास कैसी लगी।